जिससे आपको चीजें समझ में आने लगे। पहले मैं क्विक रिवीजन लूंगा लास्ट टर्म का। लास्ट टर्म पर अपन ने जो पढ़ा उसका एक रिवीजन चाहिए जिससे हम आगे की बातचीत कर पाएंगे। देखो लास्ट टर्म पर हमने शुरू किया था ओम्स लॉ, ध्यान से सुनना। ऑन द लास्ट टर्म वी हैव स्टार्टेड ओम्स लॉ पढ़ना शुरू किया था। और जब ओम्स लॉ पढ़ना शुरू किए थे लास्ट टर्म पर तो तभी बताए थे कि V जो है वो I के प्रोपोर्शनल होता है। V इज प्रोपोर्शनल टू I, ऐसा आपको बताया था। और यहां से जो कांस्टेंट आता है वो आता है रेजिस्टेंस, V इज इक्वल टू R। मैंने कहा भी था कि पिछले टर्म की क्लास को आज मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा जिससे और चीजें सामने आए। तो ओम्स लॉ कहता है कि V प्रोपोर्शनल है किसके, I के, तो V इज इक्वल टू क्या होगा, RI। फिर हमने बताया था R को रेजिस्टेंस कहते हैं, ऐसी बात अपन ने की थी कि R इज नोन एज रेजिस्टेंस। R को रेजिस्टेंस कहा जाता है, मैंने आपको सिखाया था। और यहां पर जो चर्चा करी थी, जो समझाया था, वो ये था कि जब ग्राफ बनाओगे V और I में तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा। ऐसा ग्राफ आता था, जब हम V और I में ग्राफ बनाएंगे तो ये ग्राफ आता था। और यहां पर बताया था कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल है वो कितना है, थीटा। तो यहां से आपको समझाया गया था कि जिसका जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है, अगर आपको याद हो। और वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो V अपॉन I आ जाता था। वो कितना आता था, V अपॉन I। और ये रेजिस्टेंस होता था, मैंने ये बताया था लास्ट टाइम। याद है सब चीजें? यहां तक सबको समझ में आ रहा है कि ये स्लोप होता है, ये रेजिस्टेंस होता है, ये सब चीजें मैंने लास्ट टाइम में बताई थी। फिर मैंने आपको जो समझाने की कोशिश की थी लास्ट टाइम पर, वो मेरी कोशिश ये थी जो मेरी समझाने की कोशिश की कि स्लोप होता है tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस V अपॉन I, R होता है। और यहां से मैंने दूसरी चीज जो समझाई थी आपको वो ये थी कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा। ये मैंने समझाया था कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट कम होगा। ये बताया था कि दो वायर्स हैं, एक का रेजिस्टेंस 50 है, दूसरे का रेजिस्टेंस 100 है। जैसे दो वायर हैं, ये वायर A है, इसका रेजिस्टेंस 50 ओम्स है, ये वायर B है, इसका रेजिस्टेंस 100 ओम्स है। तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। अगर इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है तो इसमें करंट कम होगा और इसमें करंट ज्यादा होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मोर इज द रेजिस्टेंस, लेसर इज द करंट। ऐसी बात हमने आपसे लास्ट टाइम पर करी थी, ठीक है। अब इसके अलावा जो दूसरी बातें करनी है, जो और बातों को समझना है, आज वो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको पहले समझते हैं। एक चीज और आज मैंने बताई थी यहां से कि रेजिस्टेंस जो है डज नॉट डिपेंड ऑन, अगर आपको याद हो, डज नॉट डिपेंड ऑन V एंड I। ये मैंने चर्चा की थी कि रेजिस्टेंस जो है V और I पर डिपेंड नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि अगर V ज्यादा है तो I भी तो ज्यादा होगा, और V कम है तो I भी क्या होगा, कम होगा। तो रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन बच्चों V एंड I। तो ये सारी बातें आपके दिमाग में फीड होनी चाहिए, ठीक है। तो सवाल है कि रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता V और I पर, ये सब लास्ट में पढ़ाया था मैंने। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पर? तो आज की हेडिंग डालो, हेडिंग डाली है आज की, उसको लिखेंगे। हेडिंग है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। ये हेडिंग है आज की, फैक्टर्स ऑन विच
रेजिस्टेंस डिपेंड्स। हमें वो फैक्टर्स चाहिए जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड होता है। हमें ये समझना है कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड हो रहा है। ये सारी बातें हमें समझने की कोशिश करनी है। तो आज का टॉपिक है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ठीक है, लिखें रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, लिखना शुरू करो फिर समझना। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। पहले लिख लो फिर समझाते हैं। रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन 4 फैक्टर्स। पहला, लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर। सेकेंड लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ये सेकेंड है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। ठीक है। थर्ड लिखेंगे टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों, TEMPERATURE, टेम्परेचर। और फोर्थ लिखेंगे मटेरियल, मटेरियल। तो हेडिंग है फैक्टर्स। आज का जो टॉपिक पढ़ना है फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो पहला लिखें 4 फैक्टर्स हैं, लेंथ ऑफ द वायर, सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, थर्ड टेम्परेचर, फोर्थ मटेरियल। बस अब ये लिख के बैठ जाए। एक एक बात मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से लिखें, ध्यान से सुने। देखो यार, सबसे पहले है लेंथ। एक एक बात में बात करेंगे। तो पहली जो चर्चा हम कर रहे हैं कि किस किस पे डिपेंड करता है, उसमें पहला पढ़ रहे हैं कौन सा, लेंथ ऑफ द वायर। ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जब मैं इस टॉपिक की बात करता हूं लेंथ ऑफ द वायर की, तो मुझे क्या चर्चा करनी है और आपको क्या समझना है। जैसे मैंने कहा कि एक वायर है, ये 1 मीटर इसकी लेंथ है, और दूसरा वायर ये है, इसकी भी लेंथ 5 मीटर है। दोनों ही कॉपर के, बोर्ड पर समझो। लेंथ ऑफ द वायर की बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है। तो ये 1 मीटर का है और ये 5 मीटर का है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। अभी लिखाऊंगा, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। इस बात को समझना है। तो ये लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, मतलब 8 मीटर है इसकी लेंथ और इसकी कितनी है, 5 मीटर। तो देखो यार, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कहने का मतलब ये हुआ, समझो, कि जितनी ज्यादा लेंथ होगी बच्चों, जितनी लेंथ ज्यादा होगी उतना रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितनी लेंथ कम होगी उतना रेजिस्टेंस कम होगा। R किसके प्रोपोर्शनल है, L के। और न्यूमेरिकल्स की अगर हम और बात कर लें तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। ये फॉर्मूला बन जाएगा, 2 वायर्स हैं। तो पहला होता है कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स में पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ दी क्या, वायर। तो देखें
लिखो लेंथ ऑफ द वायर, इसमें लिखे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लिखे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, ऐसा लिखे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर। तो ऐसा लिखते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ऐसा आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, कॉपी में लिख लें। दैट इज मोर इज द लेंथ, मोर इज द लेंथ, जितनी ज्यादा लेंथ होगी, मोर इज द लेंथ, मोर इज द रेजिस्टेंस, more is the length, more is the resistance। बात समझ गए? ऐसा फॉर्मूला लिखो, R1 upon R2 is equal to L1 upon L2, R1 upon R2 is equal to L1 upon L2। ठीक है, तो ये सब डाउनलोड कर लें। लेंथ ऑफ द वायर ऐसा लिख लें, R1 upon R2 is equal to L1 upon L2। ये बातें समझ में आनी चाहिए, कर लोगे? समझ में आ गया? लिखिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन लिखें, देखिए क्या करते हो। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखें, देयर आर टू वायर्स, देखिए क्या समझोगे। देयर आर two wires, resistance of first is 10 ohms। देखो there are two wires, लिखें resistance of first is 10 ohm, resistance of first is 10 ohm and its length is 2 meter। क्वेश्चन समझना। there are two wires, resistance of first is 10 ohm and its length is 2 meter, and its length is कितने मीटर? 2 meter। ठीक है, and the second wire its resistance is 100 ohms। क्वेश्चन सुनना, सेकंड वायर इसका रेजिस्टेंस जो है वो 100 ओम्स है। क्वेश्चन समझो, सेकंड वायर है, उसका रेजिस्टेंस कितना है? 100 ओम्स। फाइंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ बताओ। फाइंड इट्स लेंथ, उसकी लेंथ बताइए। फाइंड इट्स लेंथ करो, आंसर भेजो जल्दी, मेरे नंबर पर फटाफट आंसर भेजो 92946700 पर जल्दी से आंसर भेजिए करके, फटाफट जल्दी, फास्ट। बेटा आंसर बताओ जल्दी, अभी तक नहीं आंसर्स आए, फटाफट आने चाहिए आंसर्स। एक दो बच्चों के आंसर्स आ रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो, इतनी देर कहाँ लगा रहे हो। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, R1 upon R2 is equal to L1 upon L2 लगा दो, कितनी देर लगी, हाँ आएगा आंसर। चलिए अब आ रहा है, तो R1 upon R2 is equal to L1 upon L2। देखिए R1 कितना है? 10 है, R2 कितना है? 100 है, L1 कितना है? 2 है, L2 निकालना है। देखो R1 कितना है? 10, R2 कितना है? 100 है, L1 कितना है? 2 है, L2 निकालना है। तो कितना सिंपल हो गया, ये कट गया, ये इधर चला गया, तो L2 आ गया 20 मीटर। अब समझ आया क्वेश्चन?
इस तरह से इस लेंथ के क्वेश्चंस होते हैं। कर लोगे? क्लियर है? बातें समझ में आती हैं? चलो एक और दे रहा हूं, करके दिखाओ जल्दी से। जिनका सही था वो ठीक है, जिनका गलत था वो सही करें हम तो आप। और आप लोग आंसर्स बहुत कम लोग भेजते हो बच्चों, सब लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं आंसर्स में। दिस इज वेरी बैड। पार्टिसिपेशन होना चाहिए सब बच्चों का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 2 वायर्स। देखो देयर आर 2 वायर्स, 2 वायर्स है। देयर आर 2 वायर्स, their resistances are 5 ohm and 20 ohm. तो 2 वायर्स हैं, there are 2 वायर्स, 2। उनके जो रेजिस्टेंस हैं वो है 5 ओम और 20 ओम। पहले का रेजिस्टेंस 5 ओम है, दूसरे का रेजिस्टेंस जो है वो 20 ओम। ठीक है? फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ का रेशियो निकालना है। चलो फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ, बता जल्दी से आंसर। फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ, जल्दी निकाले आंसर। तो आंसर आएगा 1:4। ये होगा यार। अब देखो कैसे आएगा, आपको मालूम है R1/R2 इज इक्वल टू क्या होता है, L1/L2 को जानते हैं। अब R1 कितना है 5, R2 कितना है 20, तो 5 डिवाइडेड बाय 20 L1/L2। तो लेंथ रेशियो कितना आ गया 5/20 और कट जाएगा, तो L1/L2 हो गया 1:4। इस तरह से ये कन्वर्ट होगा। अब समझ में आया? कर लोगे? तो पहला रेजिस्टेंस का फैक्टर समझ में आ गया, और वो फैक्टर क्या था, इफेक्ट ऑफ लेंथ। ठीक है, समझ गए? अब लिखो फैक्टर नंबर 2, वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फैक्टर नंबर 2 है, ये हमें समझना है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अब बोर्ड पर समझे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, इसको देखिए, समझेंगे। व्हाट इज दिस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मुझे इसमें क्या बात करनी है। देखो यार, पहले तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब पता होना चाहिए। बोर्ड पर देखो ध्यान से, जैसे एक वायर ये ठीक है, दूसरा मान लो दूसरा वायर ये, जस्ट चेक दिस वायर, और एक वायर ये। अब आप देखो ये वायर पतला है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कम है, और ये वाला जो वायर है ये मोटा है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, ज्यादा है। तो अपन समझे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मतलब है मोटा और पतला, थिन और थिक। जैसे एक को मैंने लिखा थिन, तो थिन का मतलब होगा लेस एरिया। थिन का मतलब क्या होगा, लेस एरिया। और दूसरा मैंने लिखा थिक, तो थिक का मतलब होगा मोर एरिया। बात समझो, तो एक चीज हो गई थिन और दूसरी चीज हो गई थिक। तो थिन का मतलब होता है लेस एरिया
और थिक का मतलब होता है मोर एरिया। ये बात तो समझ आ गई। और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मैं लिखाऊंगा अभी सब एरिया के। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, एरिया के। मतलब समझना, एरिया ज्यादा, ये ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। और एरिया कम, मान लो एरिया कम है, एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। बात समझे? कहने का मतलब ये हुआ कि थिन वायर है, समझना, थिन, इसका एरिया क्या है, कम है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, एरिया कम तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा। और ये थिक है, थिक, मोटा, तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो कहने का मतलब हुआ रेजिस्टेंस थिक वाले का कम होता है, किससे, थिन वाले से। और रेजिस्टेंस उल्टा होता है करंट के। तो अगर थिक वाले का रेजिस्टेंस कम है तो थिक वाले में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। थिक वाले में करंट क्या होगा, ज्यादा होगा। ये बातें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए, ये बातें समझ में आनी चाहिए। अब मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। आप घर में, अब मैं जो बोल रहा हूं चेक करना, अपने घर को चेक करो। अभी ये बोल रहा हूं, एसी का जो वायर होता है वो मोटा होता है। अब देखो, एसी जिस वायर से चलता है वो वायर मोटा होता है। पंखा, फैन जिस वायर से चलता है वो पतला होता है, वो पतला। क्यों भाई, ऐसा क्यों? एसी को करंट ज्यादा चाहिए, समझो फिजिक्स, एसी को करंट ज्यादा चाहिए। और एसी को अगर करंट ज्यादा चाहिए तो क्या होगा, एसी को अगर करंट ज्यादा चाहिए तो उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम। और इसीलिए वो वायर मोटा होता है, इसीलिए वायर कैसा होता है, मोटा होता है। ये बातें समझ में आनी चाहिए, ये बातें क्लियर कर दिमाग में घुसनी चाहिए। अब समझ में आ रही होगी बातें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्लियर है, गेटिंग ऑल दीज थिंग्स। जैसे अब मैं बात करूं, इसकी बात करता हूं कि थिन वायर और थिक वायर में से रेजिस्टेंस जो है थिक का कम होगा और थिन का ज्यादा होगा। तो करंट थिक में ज्यादा होगा, किससे, थिन से, समझे? और जैसे फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो यहां से R1 अपॉन R2 क्या निकलेगा, उल्टा हो जाएगा, A2 अपॉन A1। ये बच्चों बात समझ में आनी चाहिए, 10th क्लास का चैप्टर, इतनी बात दिमाग में घुसनी चाहिए, तब कुछ होगा। कर पाओगे? कोई डाउट है तो लिखो। अब जो बोल रहे हैं, सेकंड, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लिखे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसमें लिखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ऐसा लिखे, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ऐसा लिखो उसमें, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो लिखो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसा लिखो, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसा दिया। दैट इज R1 अपॉन R2, फिर ये लिखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, ऐसा लिखेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1, ठीक है। That is, लाइन लिखी, that is, कॉपी में, that is, more is the area, lesser is the resistance।
more is the area, lesser is the resistance. More is the area, lesser is the resistance. जितना ज्यादा एरिया होगा, more is the area, lesser is the क्या resistance. क्लियर है? more is the area, lesser is the resistance. ठीक है, बात समझ गए? नोट करके लिखो अलग से ऐसे, इसके बाद अलग से नोट करके ऐसे लिखो, ए नोट टी नोट करके लिखो, काम की बात बता रहा हूं। लिखो out of thin and thick wire, out of thin and thick wire, दो वायर्स हो गए, एक थिन और एक थिक, आउट ऑफ थिन एंड थिक वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ थिक वायर इज मोर। ऐसा देखो, आउट ऑफ थिन एंड थिक वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ थिक वायर इज मोर। Out of thin and thick wire, area of cross section of thick wire is more. बात समझे? Area of cross section of thick wire is more. Hence, resistance of thick wire is less. Hence, resistance of thick wire is less. Hence, resistance of thick wire is less. जो रेजिस्टेंस होता है थिक वायर का वो क्या होता है? कम होता है। रेजिस्टेंस ऑफ थिक वायर इज लेस। फुल स्टॉप। 10 आउट ऑफ थिन एंड थिक वायर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ थिन एंड थिक वायर, एक थिन है और एक थिक है, तो आउट ऑफ थिन एंड थिक वायर more current will flow in. Out of thin and thick wire, more current will flow in thick wire. More current will flow in thick wire. समझ गए? तो out of thin and thick wire, more current will flow in किसमें? थिक वायर। क्लियर है? तो थिन और थिक वायर में से मोर करंट फ्लो करेगा किस वायर में? थिक वायर। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने दो चीजें पढ़ ली कि रेजिस्टेंस एक तो डिपेंड करता है लेंथ पर और दूसरा डिपेंड करता है किस पर? एरिया पर। और फिर हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब हमने ये समझा कि लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, और दूसरा ये समझा कि एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम। तो ये बातें क्लियर हो गई हैं। ये बातें मुझे लग रहा है बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करूंगा तीसरा, टेम्परेचर। तीसरा कौन सा फैक्टर होता है? टेम्परेचर की बात करेंगे। TEM PERA TURA, टेम्परेचर। इसमें लिखेंगे टेम्परेचर में लिखो टेम्परेचर, हेडिंग डाल दो टेम्परेचर, हेडिंग डाल दी। लिखे रेजिस्टेंस इंक्रीजेस, सीधे सीधे, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन increasing the temperature. खत्म। Resistance increases on increasing the temperature। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ेगा अगर टेम्परेचर बढ़ेगा। बात समझ आ गई?
जैसे मान लीजिए एक सीजन दिसंबर है और दूसरा सीजन अभी चल रहा है मई, अप्रैल मई जो भी है, और ये वायर है ए बी, समझो ये वायर है, फिक्स है ये वायर है बी। अब मैं जब इसका रेजिस्टेंस नापूंगा, इसका जब मैं रेजिस्टेंस मेजर करूंगा, तो इसका रेजिस्टेंस दिसंबर में सर्दी होती है तो दिसंबर में कम आएगा, और इसका रेजिस्टेंस मई में क्या होगा, मई में गर्मी है, बहुत गर्मी चलती है तो रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा अपने आप, हमें कुछ नहीं करना है। तो 3 फैक्टर्स आपको समझाए, ये नोट डाउन कर लिया होगा आपने। पहला फैक्टर लेंथ, दूसरा फैक्टर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा फैक्टर जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, वो तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, ठीक है। और चौथा फैक्टर लिखेंगे, चौथा मटेरियल, लिखो मटेरियल, लिखें मटेरियल में लिखेंगे, हेड डाल दो मटेरियल, लिखना शुरू कर दो मटेरियल। डिफरेंट, ऐसा लिखो डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स, different materials have, different materials have different resistance, different materials have different resistance। जो अलग अलग मटेरियल है उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट क्या रेजिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं बात करूं कॉपर की, मैं बात करूं वुड की, लकड़ी की, मैं बात करूं आयरन की, आयरन, यू ऑल नो आयरन, मैं बात करूं सिल्वर की, मैं बात करूं एल्यूमिनियम की, तो आप सबको मालूम है कि इन सब का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, मालूम है। सबसे अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर है, इसका मतलब सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है दुनिया में सबसे कम होता है। सिल्वर का जो रेजिस्टेंस है दुनिया में वो क्या होगा, सबसे कम होगा, ठीक है। बात समझ में आती है। वुड, लकड़ी, हमें मालूम है ये रेजिस्टेंस इसका सबसे ज्यादा होने वाला है क्योंकि इसमें करंट ही नहीं फ्लो करता, बैड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस इसका मतलब बहुत ज्यादा है, और रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसका मतलब ये जो लकड़ी है क्या होगा, इसमें लकड़ी में रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो ये बातें छोटी छोटी समझ में आनी चाहिए। तो अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है, अलग अलग होता है, समझ गए। तो इसको मैं दिखा देता हूं, तो आप हेडिंग डाल दो मटेरियल्स, तो लिखो डिफरेंट मटेरियल्स, ऐसा लिखें डिफरेंट मटेरियल्स हैव different resistance, different materials have different resistance. For example, for example लिखिए सिल्वर, कॉपर, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, फॉर एग्जाम्पल सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ऑल हैव डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। सिल्वर है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, ऑल है
डिफरेंट रेजिस्टेंसेस। इन सबके रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होते हैं। सिल्वर का रेजिस्टेंस अलग है, कॉपर का रेजिस्टेंस अलग है, तो इन सबके रेजिस्टेंस अलग अलग होते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए। तो फाइनली अगर आज से हमसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस कितनी चीजों पे डिपेंड करता है, तो लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर और मटेरियल पर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसके भी एक तरह से डायरेक्टली है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और ये अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा, अलग अलग होगा। क्लियर है? कॉपी में नोट डाउन हो गया, समझ गए? किसी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझे तुरंत इसमें व्हाट्सएप करो। इस टॉपिक में किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो मुझे तुरंत बताए, अदरवाइज मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसी से दूसरे रिलेशन पर आ रहा हूं। तो इतनी बातें मैंने आपको समझा दी कि रेजिस्टेंस जो है वो 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा मटेरियल और चौथा टेम्परेचर। ठीक है? कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आए, एक मिनट में देख लेता हूं क्या बच्चे लिख रहे हैं। एक मिनट रुक जाता हूं। चलिए, 3 बच्चों ने क्वेश्चन पूछा है। तीन बच्चों के आंसर मुझे देने हैं। एक का आंसर मैंने व्हाट्सएप पर लगा दिया और 2 बच्चों के आंसर्स मुझे देने हैं। देखिए, पहला बच्चों ने बोला है कि एक बार मटेरियल सर दोबारा बता दो। एक बच्चे ने पूछा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का फिजिक्स में मीनिंग क्या होता है, और एक बच्चे ने पूछा कि सभी वायर्स में रेजिस्टेंस होते हैं क्या। ठीक है? और एक बच्चा पूछ रहा है वुड की बात कर रहा है, रेजिस्टेंस की बात कर रहा है। मैं 4 बच्चों को और सभी बच्चों को उनके माध्यम से सभी लोग सुनो कि बच्चे क्या समझना चाहते हैं। पहला बच्चा ये चाहता है कि सर वो मटेरियल वाली बात दोबारा बताओ। तो देखो, मटेरियल वाली बात ये है कि जैसे हमारे पास एल्यूमिनियम है, कॉपर है, ये सब मेटल्स हैं, आयरन है, तो ये तीनों का रेजिस्टेंस, या सिल्वर भी ले लेते हैं, सिल्वर, इन चारों का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है। ये हमें सबको मालूम है। सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? सिल्वर का। उससे ज्यादा है कॉपर का, उससे ज्यादा है एल्यूमिनियम का, और सबसे ज्यादा है आयरन का। तो मटेरियल में ये लिख भी लो कि रेजिस्टेंस जो सिल्वर का है सबसे कम है, उससे ज्यादा कॉपर का, उससे ज्यादा एल्यूमिनियम का, और सबसे ज्यादा आयरन का। तो ये अपन नोट डाउन भी कर लें भाई, मटेरियल की बात। वुड छोड़ दो। वुड क्यों छोड़ दो? वुड क्यों छोड़ दो? क्योंकि वुड तो कंडक्टर ही नहीं है। हम बात करेंगे कंडक्टर्स की। वुड तो कंडक्टर ही नहीं है, इट इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम यहां पर वुड का एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, तो यहां पर वुड को हम छोड़ रहे हैं। ठीक है? ये बात समझ आ गई? बात नंबर 2। चलिए, बात नंबर 2 है, बच्चा पूछ रहा है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है फिजिक्स में। इधर देख, ये वायर है, ये। अब इसका जो एरिया होगा
ये जो एरिया होगा ना अंदर, ये मोटाई जो होती है, ये जो एरिया होता है मोटा, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जो मोटाई जो है, ये मोटाई, इसको क्या कहा जाता है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है, मोटाई से। तीसरी बात, ये लड़की पूछ रही, लड़का या लड़की कोई पूछ रहा है कि सर क्या सब वायर्स के रेजिस्टेंस होते हैं? बिल्कुल होते हैं। कॉपर का वायर लोगे तो रेजिस्टेंस होगा, आयरन का तार ले लोगे तो उसका भी रेजिस्टेंस होगा, सिल्वर का वायर ले लोगे तो भी रेजिस्टेंस होगा, एल्युमिनियम का वायर ले लोगे तो भी रेजिस्टेंस होगा। कहने का मतलब हर वायर का रेजिस्टेंस होता है। और चौथा सवाल जो मुझसे पूछा गया कि सर ये जो एक लकड़ी मोटी है और एक लकड़ी पतली है, जो बच्चों ने पूछा मुझसे अभी, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस सेम होगा? देखो लकड़ी के केस में चूंकि लकड़ी बैक कंडक्टर है, तो चाहे मोटी लकड़ी हो चाहे पतली, दोनों का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। अब मैं ऐसा नहीं कह सकता एक ज्यादा इनफाइनाइट एक कम इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो इनफाइनाइट होता है। तो ये बातें दिमाग में क्लियर कट हो जानी चाहिए। अब मैं आ रहा हूं आज के दूसरे टॉपिक पर, हेडिंग डाल दो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, SPECIFIC, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब ये टॉपिक है साहब, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसी का दूसरा नाम होता है रेजिस्टिविटी, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी। ये दो नाम है। तो चाहे तो मैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल लूं और चाहे मैं रेजिस्टिविटी बोल लूं। पहले मैं समझा रहा हूं, फिर आपको लिखना है। तो पेन कॉपी नीचे रख दें और मेरी बात ध्यान से सुनें। ध्यान मतलब बहुत ज्यादा ध्यान से देखिए। हम जानते हैं कि R प्रोपोर्शनल होता है L के, जानते हैं। हम जानते हैं R इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ये दो बातें हम पढ़ चुके हैं, R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अभी किसी बच्चे ने पूछा भी था कांस्टेंट, तो मैं अब समझा रहा हूं उसको। तो यहां से दोनों को मिला दो तो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन हो गया। भाई R प्रोपोर्शनल L के है और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, दोनों को मिला दूंगा तो R प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया? L अपॉन। यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटेगा तो कांस्टेंट आता है रो। ध्यान से सुनना, क्या कांस्टेंट आता है? रो। और इस रो को कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। ऐसा क्या? तो इसको नोट डाउन करो, जल्दी से मैं बता रहा हूं, नोट डाउन करो।
चलो, तो अपन ने नोट डाउन किया यार कि R इज प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ऐसा लिख लिया। लिखने को बोला था मैंने, फिर लिखो R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, इट इंप्लाइज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, ऐसा आपने लिख लिया होगा। लिखता है कॉपी में, हो गया। इसके बाद लिखें हियर, देखो हियर रो इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हियर रो इज, ये जो रो है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी नोन एज रेजिस्टेंस। यहां पर रो जो है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। Here rho is constant of proportionality known as क्या? Resistance. Clear? तो यहां पर रो क्या है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ये बातें समझ आ गई और आई गई होंगी। इसमें कुछ ऐसा विशेष मुझे लगता नहीं कि कुछ समझना है, ये बातें आपको समझा दी गई। अब यहां से रेजिस्टिविटी का ये तो फॉर्मूला हुआ, अब इसको समझना। अब बोर्ड पर देखो, तो यहां से रो कितना होगा? जैसे मैं यहां से रो निकालूंगा तो कितना होगा? R A अपॉन L। बोर्ड पर देखना है, समझ लो पहले। यहां से अगर मैं रो की वैल्यू निकालूं तो ऊपर जाएगा तो R A और L नीचे आ जाएगा। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई? R A अपॉन में कितना? L, ऐसा हो गया बोर्ड पर। अब मैं बात करूं यहां से कि रो का फॉर्मूला हो गया R A अपॉन कितना? L। अब मुझे इसको डिफाइन करना है, रो को। मुझे इस रो को क्या करना है? डिफाइन करना है बोर्ड पर। तो मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया, एक वायर, और ये वायर ऐसा लिया, सुनो पहले, जिसकी लेंथ है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, एक वायर ले लिया, वायर, इसकी लेंथ है 1 मीटर और इसका जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल वो है 1 मीटर स्क्वायर। तो व्हाट यू हैव टेकन, एक वायर ले लिया, उसकी लेंथ कितनी ली? 1 मीटर और उसका एरिया कितना लिया? 1 मीटर स्क्वायर। तो मुझे बताओ, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L अपॉन A, अपन को याद रखना है। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है। तो यहां से R तो R है, रो है, L कितना है? 1, एरिया कितना है? 1। तो R इज इक्वल टू रो, यानी रो इज इक्वल टू R। बोलो हुआ क्या नहीं हुआ? बोर्ड पर समझो यार। अगर मैं वायर ले लूं जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और ये फॉर्मूला रेजिस्टेंस का यहाँ रख दें, तो ये R, ये रो, ये 1, ये भी 1, तो R किस करार आ गया? रो किस करार आ गया? R। इसका मतलब समझो, दैट इज, इसका मतलब समझना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। समझो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। बात समझो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या? रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। समझो यार, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर है। ऐसा जो वायर होगा, ऐसा जो पूरी दुनिया में तार होगा, उस तार का रेजिस्टेंस ही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहलाएगा। बात समझे? घुसा दिमाग में। लिखो, पैराग्राफ चेंज कर लिखो, ऐसा लिखो जैसे मैं दिखा रहा हूं। पैराग्राफ चेंज कर लिखो, कंसीडर ए वायर
consider a wire of length 1 मीटर। तो एक वायर कंसीडर करना है जिसकी लेंथ है 1 मीटर। तो कंसीडर वायर लिखना है ऑफ लेंथ 1 मीटर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। तो हमने एक वायर ले लिया, वी हैव टेकन अ वायर, वायर ले लिया जिसकी लेंथ है 1 मीटर, जिसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। जिसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर ऐसा मान लिया। देन देखो, देन R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला लिखो, देन R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए लिखो। तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए ऐसे ही होता है। R इज इक्वल टू रो एल की अगर रखो 1, ए की अगर रखो 1 काट दो तो R इज इक्वल टू रो आ जाए। R इज इक्वल टू रो, तो रो इज इक्वल टू R आ गया। देख लो, नोट डाउन कर लो ढंग से, अपने शब्दों में नोट डाउन कर लो इसको ध्यान से। तो R रो के बराबर आ गया, यानी रो ही जो है वो किसके बराबर आ गया, R के बराबर गया था। लिखा देखो डेट इज, देखो डेट इज, अब इसका देखो डेट इज specific resistance, that is specific resistance is equal to, ऐसा लिखो, specific resistance is equal to resistance of that wire, specific resistance is equal to resistance of that wire whose length is 1 meter, whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. Whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square. तो लिख लें कि specific resistance is equal to resistance of that wire whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। इतनी बातें समझ में आनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि अगर एक हम ऐसा वायर ले लें जिसकी लेंथ कितनी है बच्चे 1 मीटर और उसका एरिया कितना है 1 मीटर स्क्वायर, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा, उस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होने वाला है। समझ गए? और आखिरी बात आज की समझ लें, इसका यूनिट चाहिए। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का क्या चाहिए? यूनिट। अब देखो फॉर्मूला ये होता है आर का रो ए अपॉन ए, तो यहां से रो कितना हुआ वो लिखा है आर ए अपॉन ए। अब आर का यूनिट क्या होता है? ओम। ओम। ए का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और एल का क्या होता है? मीटर। तो 1 मीटर कट गया, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया ओम मीटर। लिख लें, इट्स ऐसा यूनिट इज ओम मीटर। इसका ऐसा यूनिट अगर कोई पूछेगा तो हम कितना बोलेंगे? ओम मीटर।